कट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैलेंट मार्क एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि हम इसको कहते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज का हमारी जो चर्चा होने वाली है उसका मेन जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे वो रहेगा हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, और दूसरा रहेगा कि ड्यू डेट क्या है हमारा ITR को फाइल करने की। ठीक है, तो इन दो चर्चाओं के ऊपर आज हम पूरा वीडियो डेडिकेट करने वाले हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज़ ITR। ITR होता क्या है? देखिए, तो जो ITR का फुल फॉर्म है वो आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि आपका एक ऐसा रिटर्न जिसमें आप अपने इनकम और उसके ऊपर लगने वाले टैक्स की डिटेल गवर्नमेंट को देते हो। रिटर्न मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसको रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न मतलब हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वाले रिटर्न की बात नहीं कर रहा हम। यहाँ पर रिटर्न का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आप सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से गवर्नमेंट को डिटेल देने लग गया अपने अपने फॉर्मेट में एक्सेल शीट बना के, तो सरकार के लिए समझना कितना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी कितनी इनकम है। उसको तो हर एक्सेल शीट अलग दिखेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको कुछ फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बनाकर दिए हैं कि आप अपना रिटर्न इन फॉर्मेट में हमको बना कर दो। ठीक है, जैसे ITR 5, 4, सेकेंड, ये सब जो आप देखते हैं ना, ये गवर्नमेंट ने आपको फॉर्मेट बना के दिया है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसकी डिटेल हमको हमारे इस फॉर्मेट के अंदर फिल करके दे दो। तो जो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उस इनकम को प्रोसेस करके चेक कर लेता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी इनकम की डिटेल देते हैं कि मैंने इस साल कितनी इनकम अर्न की है, किस किस सोर्सेज से की है, और जो इनकम अर्न की है उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। यानी कि आप अपनी इनकम भी गवर्नमेंट को बताते हो, प्लस उसके ऊपर आपके हिसाब से टैक्स कितना बनेगा वो भी आप ही गवर्नमेंट को बताते हो। गवर्नमेंट ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति के इनकम की डिटेल लेकर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। इनकम भी आपको देखनी है, टैक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। अगर गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को कोई चीज़ गलत लगती है तो वो आपसे स्क्रूटनी करेगा उन चीज़ों की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। यानी कि आप अपनी इनकम पूरी इकट्ठा कर लो रिटर्न के अंदर, उसके ऊपर आप ही देख लो कितना टैक्स लगेगा और वो पूरा हमको फॉर्मेट बनाकर दे दो। हम देन चेक कर लेंगे कि आपने सही कैलकुलेट किया है इनकम और टैक्स को या फिर नहीं किया है। तो ये सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी किसको होता है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना कंपलसरी होता है। सबसे पहले फर्म से मेरा मतलब है पार्टनरशिप फर्म, या तो नॉर्मल या फिर LLP दोनों, प्लस कंपनी। तो अगर आपका जो पर्सन का टाइप है वो फर्म है या फिर कंपनी है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, और पॉजिटिव में तो खैर आपको बिना किसी लिमिट के भरना ही है। तो अगर आपकी इनकम निल है, पार्टनरशिप फर्म ने एक भी रुपया नहीं कमाया अगर, तो भी उनको रिटर्न भरना है। फर्म को लॉस हुआ है तो भी रिटर्न भरना है। सेम विद कंपनी, यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। अच्छा, अब ये फर्म के जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को भी क्या अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है? पार्टनर के लिए हम आते हैं अगले क्लॉज पे। पार्टनर इंडिविजुअल होंगे। पार्टनर अगर नॉन इंडिविजुअल हुआ, कोई दूसरी फर्म या कंपनी हुई, तो उनको तो कंपलसरी है। पार्टनर अगर इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, तो हमें पता है कि इनके पास होती है एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जैसे हमको पता है इंडिविजुअल और HUF की क्या होती है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के नीचे इनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अगर सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख,
सुपर सीनियर सिटीज़न है तो 5 लाख। तो ये होती है इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस लिमिट से कम कमा रहे हो तो आपको आईटीआर देने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी सैलरी है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये महीने के हिसाब से मैं साल का 1,80,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे आईटीआर देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से कम है। ठीक है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख, उससे मेरी इनकम कम है, इसलिए मुझे आईटीआर नहीं देना। तो अगर उनकी सैलरी हुई 25,000 रुपये महीना, यानी कि उनको जो पेंशन मिलती है वो 25,000 रुपये महीना, तो साल के एग्जैक्ट 3 लाख रुपए कमा रहे, तो भी उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए उनको आईटीआर भी नहीं भरना। क्लियर है आपको? वैसे अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाएगा, उनको 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना होता, तो उनको आईटीआर की आवश्यकता 5 लाख तक नहीं होती। तो आप एक बात समझ रहे हैं, हमें इनकम टैक्स रिटर्न कब नहीं भरना? जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, उससे कम अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? ये होता है हमारी बेसिक लिमिट। बट इसके अंदर एक और प्रोविजन है। हमें मिलते हैं कुछ डिडक्शंस, जैसे कि 80C में हमको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा 80D, 80E, 80G, अभी डिडक्शन क्या होता है? देखिए, जो हमारी इनकम होती है, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी से इनकम है 5 लाख रुपए, आपका रेंट आ रहा है यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सब कुछ माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 7 लाख रुपए। आपको इस पर टैक्स नहीं देना। हो सकता है कि आपने 80C के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हो, तो उसका ना आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। हो सकता है आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हो, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा आपने कुछ अमाउंट डोनेट किया हो तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम बचती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ये मिला के हो जाएगा आपका 3.7 लाख रुपए। तो 3.3 आपकी इनकम बची, आपको टैक्स इस पे देना होता है, ना कि इस पे। क्यों? हम पहले इनकम में से डिडक्शन माइनस करते हैं, उसके बाद जो बचता है उस पर हमको टैक्स देना होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए की जगह 3 लाख का डिडक्शन किया होता तो ये 4.7 होता और उसकी टैक्सेबल इनकम बचती 2.3 लाख। तो ये इसके पास इनकम 2.3 लाख है और हमको पता है कि 2.3 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए और इसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो इसका इनकम टैक्स कितना होगा? 0 होगा। तो क्या इस व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स भरना है रिटर्न या नहीं भरना है? हमने कहा था कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि आप 2.5 लाख से कम कमा रहे हो, तो आपको अपना रिटर्न नहीं भरना। तो ये व्यक्ति भी तो 2.5 लाख से कम कमा रहा है। यही समस्या हमारे डिपार्टमेंट के पास थी। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट यहाँ पर कहता है एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एन HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिसकी इनकम इस साल एक्सीड नहीं की है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती, जो कि है 2.5 लाख रुपए इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख। परंतु ये 2.5 लाख की इनकम हम कौन सी मानेंगे?
विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A और सेक्शन 54 सीरीज। मतलब कि ये जो 2.5 लाख रुपए आपके आने चाहिए ना इनकम टैक्स रिटर्न से बचने के लिए, वो इन सभी डिडक्शंस को माइनस करने के पहले के 2.5 लाख होने चाहिए। यानी कि ये आपके 2.5 लाख अगर होगा इन सबको माइनस करने के पहले, तो आपको ITR नहीं भरना। इनको माइनस करने के बाद भले 2.5 लाख से कम हो जाए, आपको रिटर्न भरना है। 80 की पूरी जो सीरीज़ होती है ये सब आपके आते हैं चैप्टर 6A में। ये सब डिडक्शंस की लिस्ट होती है। इनको लेने के पहले अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रोविज़न, सेक्शन 54 की सीरीज़। सेक्शन 54 की सीरीज़ क्या होती है? सेक्शन 54 की सीरीज़ होती है आपकी कैपिटल गेन्स में। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार लोग घर बेचकर दूसरा घर ले लेते हैं तो कहते हैं कि इनकम टैक्स माफ़ हो जाएगा। यही बात होती है सेक्शन 54 में। ऐसे बहुत से प्रोविजंस है, कुछ ज़मीन बेचने के ऊपर है, कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ बेचने के ऊपर है, कुछ घर बेचने पर है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें बेचने के ऊपर आपके अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो अगर आपने अपना एक हाउस बेचा, ठीक है, मैं सेक्शन 54 की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग सेक्शन में अलग अलग असेट को लेकर, अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ जिसकी आपकी कॉस्ट थी। कॉस्ट निकालना हम कैपिटल गेन में पूरा पढ़ेंगे जब हमारी सीरीज़ आएगी। हम इनकम टैक्स के ऊपर 1 जुलाई से पूरी सीरीज़ ला रहे हैं, फ्रॉम वेरी बेसिक टू बिल्कुल एडवांस इंटरमीडिएट लेवल तक का। CA इंटर जो होता है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपके जो रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो पूरे हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं हमारे AC चैनल पे, टैलेंट मार्क अकेडमी। तो अगर आपको शुरुआत से लेकर पूरा इनकम टैक्स रिटर्न समझना हो, किस प्रकार से आपकी इनकम असेस होती है, इनकम कैलकुलेट होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्लबिंग, सेट ऑफ, हर चीज़ उसके अंदर कवर होगी। तो या तो अगर आप इनकम टैक्स अपने नॉलेज के लिए सीखना चाह रहे हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं, तो आप इस सीरीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक। अगर आपको जो हाउस 1 है उसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपए, आपने उसको सेल कर दिया 50 लाख रुपए में, तो आपके कैपिटल गेन आएगा 30 लाख रुपए का। आपको फ़ायदा हुआ है घर बेचने पे। गवर्नमेंट कहती है आप ये जो 30 लाख रुपए है इससे दूसरा घर खरीद लो। मान लेते हैं आपने 40 लाख का घर खरीद लिया दूसरा, जिसमें से आपने 30 लाख रुपए जो आपको फ़ायदा हुआ था पहले घर बेचने पर, वो 30 लाख रुपए इसमें लगा दिए, प्लस 10 लाख अपनी जेब से लगा दिए या लोन लेकर। तो अगर आपने 30 लाख रुपए इसमें लगा दिए ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हम इसके ऊपर लगने वाला टैक्स माफ़ कर देंगे। नहीं तो वैसा आपको 30 लाख रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स लगता। गवर्नमेंट कहती है कि ये पैसा किसी दूसरे घर में लगा दो, हम टैक्स माफ़ कर देंगे जितना भी 30 लाख पे लग रहा होगा। ये होता है आपका सेक्शन 54 में। तो जो 54 की पूरी सीरीज़ है, इनमें अलग अलग असेट पर गवर्नमेंट ये बताती है कि आप इसको कहाँ री इन्वेस्ट कर दोगे तो हम टैक्स माफ़ कर देंगे। समझ रहे? तो गवर्नमेंट कहता है कि इनको भी लेने के पहले, यानी कि आपकी अगर सैलरी की इनकम है, मान लेते हैं 15 लाख रुपए, आपको रेंट आ रहा था 5 लाख रुपए, आपको कैपिटल गेन था मान लेते हैं 25 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 45 लाख रुपए। आपने क्या करा, इस पूरे इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया हाउस 2 में, या आपको हाउस 1 को सेल करने से आई थी, आपने पैसा दूसरे घर में लगा दिया, तो आपकी इनकम कितनी रह गई? 20 लाख रुपए। गवर्नमेंट कहती है कि हम 2.5 लाख कैसे काउंट करेंगे? ये भी माइनस करने के पहले। समझ रहे? तो हम 45 लाख ही मानेंगे इसको। तो आपको सेक्शन 54 भी माइनस नहीं करना, और इसके नीचे आपको कोई 80 की सीरीज़ भी माइनस नहीं करनी। बिल्कुल आपकी सारी इनकम को जोड़ा जाएगा, आपको किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो जो आपकी इनकम आएगी उसको हम कहेंगे कि वो आपकी इनकम देखा जाएगा कि 2.5 लाख से कम है कि ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? तो ना तो आपको ये वाला बेनिफिट लेना है, ना आपको 80 सीरीज़ का बेनिफिट लेना है। इन सब बेनिफिट के पहले हम देखेंगे कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है या नहीं है।
क्योंकि इन सब बेनिफिट को लेने के बाद तो कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को 2.5 लाख से कम टैक्स मैनेजमेंट करके ला सकता है। अरे अगर किसी व्यक्ति का मान लो सैलरी कुछ नहीं है, सिर्फ रेंट आता था 3 लाख रुपए और उसने अपना एक घर बेचा था 25 लाख रुपए में, ठीक है, तो अब वो 54 का बेनिफिट तो 25 लाख रुपए ले लेगा, तो उसकी इनकम होगी टोटल 3 लाख रुपए। अब इसमें से वो 80C ले लिया इसने 1.5 लाख का, तो उसकी इनकम बची 1.5 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को तो यहाँ पे क्या हुआ, इस व्यक्ति ने असल में कमाया था 28 लाख रुपए साल भर में, लेकिन इसने यहाँ पे सेक्शन 54 का बेनिफिट ले लिया, यहाँ पे 80C का बेनिफिट ले लिया, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बच गया। समझ रहे हैं आप? इसने 2 सेक्शन का बेनिफिट लेके अपनी इनकम को इतना कम बता दिया कि इसका जो टैक्सेबल अमाउंट था वो बहुत कम हो गया, ये टैक्स फ्री स्टेटस पे आ गया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हम ना तो इसका बेनिफिट आपको देंगे ना इसका बेनिफिट देंगे, इन दोनों बेनिफिट के पहले जो आपके 28 लाख की इनकम है हम उसको देखेंगे कि 2.5 लाख से कम है या नहीं है। समझ गया? ठीक है, तो आप अभी हमने 2 लोगों की बात की। पहला कि अगर आप कोई भी फॉर्म है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, या फिर अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, AOP, BO या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 2 बहुत ही बेसिक सेक्शन। इसके अलावा भी कई लोग होते हैं जिनसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रिटर्न मांगती है। जैसे तीसरे वो लोग हो जाएंगे जिनका डिपॉजिट कहाँ पर, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। समझ रहे हैं? यानी कि आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा डलवाया साल भर में, आपको RTGS आया, NEFT आया, नेट बैंकिंग, चेक, कैश सब मिलाकर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट हुए साल भर में, आपको अपना रिटर्न फर्निश करना है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की इनकम है लेकिन जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए से भी कम है। अब अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन सच में इतना कम है तो फिर आप रिटर्न देख के साबित करो। तो गवर्नमेंट आपसे रिटर्न मांगती है, इन्फॉर्मेशन मांगती है कि आप बताओ कि किस प्रकार से आपके पास 1 करोड़ रुपए कैश आ रहा है फिर भी आप 2.5 लाख नहीं कमा पा रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट आपसे रिटर्न मांगती है अगर आपके पास जो करंट अकाउंट है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट साल भर में आता है तो। ठीक है, आप फॉरेन ट्रिप पर गए, आप गए फॉरेन ट्रिप पर जहाँ पर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया, तो भी गवर्नमेंट आपसे हिसाब मांगेगी कि हमें बताओ कि आप साल भर में फॉरेन ट्रिप पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हो लेकिन आप ये कह रहे हो कि हमारी इनकम 2.5 लाख भी नहीं है। तो ये कैसा संभव है? तो गवर्नमेंट उन लोगों से भी हिसाब मांगती है जिनके फॉरेन टूर पे एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा, आपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल था आपका वो आया 1 लाख रुपए से ज़्यादा। साल भर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ गया, तो भी गवर्नमेंट ये बात जानना चाहती है कि आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा साल में नहीं कमा पा रहे लेकिन आपके घर में जो बिजली का बिल है उसी में आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हो, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? या फिर आप घर में ऐसा क्या उपयोग कर रहे हो कि आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल आ रहा है? तो जब भी गवर्नमेंट का ऐसे संदिग्ध, संशय वाले ट्रांजैक्शन दिखते हैं, आपके एक्सपेंसेस दिखते हैं, इनकम दिखती है, डिपॉजिट्स दिखते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे हिसाब मांगती है कि इन सबको फंड करने के लिए आपके पास पैसा आ कैसे रहा है, और अगर आ रहा है तो आप उसका हिसाब दो। और हिसाब कैसे देंगे? इनकम टैक्स रिटर्न में, इसीलिए इनको रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, 6 नंबर, और किन को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी होता है। ROR यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि रेसिडेंट किसको कहते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको कहते हैं। ROR है अगर
उसका कहीं भी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन में किसी असेट की होल्डिंग है उसकी, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, शेयर ले रखे हैं, पार्टनरशिप कर रखी है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है किसी दूसरे देश की फर्म के साथ या किसी बाहर के देश में, वहाँ पे कोई संपत्ति ले रखी है, लंदन में घर ले रखा है, यूएसए में प्रॉपर्टीज है, लैंड है, या फिर साइनिंग अथॉरिटी है। साइनिंग अथॉरिटी यानी बैंक में ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने की पावर। साइनिंग अथॉरिटी है किसी बैंक में, बैंक कौन सा, फॉरेन का, तो या तो फॉरेन में एसेट है, फॉरेन में किसी प्रकार की किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर किसी फॉरेन के बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है। तो भी सरकार ये जानना चाहती है कि आप तो देश के अंदर के ही हैं, रेसिडेंट है देश के, आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा भी नहीं कमा रहे हैं, तो आपके पास ये सब कहाँ से आए, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये 6 प्रकार के लोगों को हमने देखा जिनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी होता है। हमारे एक तो फर्म और कंपनी, इंडिविजुअल अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट हुआ है, आपने फॉरेन ट्रिप पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आप रेसिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, और अगर आपका किसी भी फॉरेन एसेट, फॉरेन फाइनेंशियल एंटिटी या फिर फॉरेन के बैंक अकाउंट में आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ड्यू डेट क्या है। देखिए, तो सबसे पहले वो लोग हैं जो कंपनी टाइप के पर्सन है। ठीक है, हमने पर्सन पढ़ा था सेक्शन 231 में, उनमें पर्सन का टाइप अगर कंपनी है तो 31 अक्टूबर। दूसरा, अगर आपका ऑडिट होता है, ठीक है, अगर ऑडिट होता है तो भी 31 अक्टूबर। तीसरा, अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस का है, किसी प्रकार का आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो अगर, तो आपको एक फाइल करना होता है TPR। TPR क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट अगर आप फाइल करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आपने दूसरे देश में पैसा भेजा, मंगवाया, तो उसके लिए होता है। तो अगर आप ये TPR भरते हैं तो गवर्नमेंट आपको और एक्स्ट्रा टाइम देती है 30 नवंबर तक का, 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप किसी ऐसे फर्म में पार्टनर है जिसका ऑडिट होता है, तो पार्टनर इन अ फर्म अंडर ऑडिट। ठीक है, आपका तो ऑडिट नहीं हो रहा, मगर आप जिस फर्म में पार्टनर है उस फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो अभी आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 31 अक्टूबर का। ठीक है, और 5वें नंबर पे अदर, इनमें से कुछ भी अगर नहीं है, ना तो आप कंपनी है, ना आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिनका ऑडिट हो रहा है, ना ही आपकी पार्टनरशिप फर्म है, और ना ही आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है 31 जुलाई तक। तो इन लोगों का एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गवर्नमेंट में? देखिए, 31 जुलाई तक उनका रिटर्न भराता है जिनका या तो सैलरी से इनकम है या फिर उनकी इतनी इनकम है कि उनके ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जल्दी हो जाता है। अब किसी फर्म का ऑडिट है तो ऑडिटर पूरा हिसाब किताब लेके बैठेगा, स्क्रूटनी करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑडिट के लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं, आप अभी जल्दी मत करो, आप आराम से 30 सितंबर तक ऑडिट खत्म करो, उसके बाद 1 महीने 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करो। समझे? तो ऑडिट वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टाइम दिया कि आप आराम से अपना ऑडिट करवा लो पहले, उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल करना, तो इसलिए ऑडिट में एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। तो कंपनी, अब कंपनी को भी बहुत से कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनीज एक्ट से भी अगर लिस्टेड है तो इनकम टैक्स एक्ट देखना है, तो कंपनी को भी 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। फॉरेन ट्रांजेक्शन है तो 30 नवंबर तक का टाइम है, और जो व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर है उसको क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया गया?
क्योंकि देखिए जो पार्टनर की इनकम है, रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन है किसी भी प्रकार का पार्टनर का, जैसे कि अगर सैलरी है, जो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है ना, पार्टनर का प्रॉफिट होता है एग्जेम्प्ट, यानी कि टैक्स फ्री होता है। तो पार्टनर का प्रॉफिट तो टैक्स फ्री होता है क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर फर्म से टैक्स ले लेते हैं। मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 30% से 1.5 लाख फर्म दे देगी, बचे हुए 3.5 लाख को अपने पार्टनर्स में बांटेगी। तो फर्म से तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, तो पार्टनर को प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना होता क्योंकि टैक्स कटने के बाद इनको प्रॉफिट मिलता है। तो पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब जो चीज़ें उनको मिलती है ना, कमीशन है, तो ये सब मिलता है उनको एक सर्टेन परसेंटेज उनके प्रॉफिट का। ठीक है, जैसे अगर हम सैलरी की बात करें तो हमें एक सेक्शन 40B होता है, रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। तो ये क्या कहता है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज तक ही अपने पार्टनर को दे सकते हो, नहीं तो बाकी का हिस्सा फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है इसका कुछ प्रतिशत आपको अलाउड है। तो आप कैसे पता करोगे कि कितना अलाउड है जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉफिट कितना है। और प्रॉफिट कब पता चलेगा? ऑडिट के बाद पता चलेगा कि सही प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। तो पहला आपका ऑडिट होगा, ऑडिट से पता चलेगा प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट का परसेंटेज से पता चलेगा कितनी सैलरी अपने पार्टनर्स को दे सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि इस बेचारे को तो पता ही का तब चलेगा कि इसको कितने पे टैक्स देना है जब इसका ऑडिट फॉर्म का हो पाएगा और इसको पता चलेगा कितना अलाउड है। तो इसलिए कहते हैं कि आराम से पहले ऑडिट हो जाए तो फिर ही आपको पता चलेगा कि कितना टैक्स आपको हमको देना है। अब एक और चीज़, पार्टनर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है वर्किंग और एक होता है नॉन वर्किंग पार्टनर। इसको सैलरी मिलती है, इसको सैलरी नहीं मिलती है। तो अब जब इसको सैलरी मिल ही नहीं रही है तो सैलरी नहीं मिलने के कारण इसको 40B का कुछ नाटक है भी नहीं। इसको तो सीधे सीधे क्या मिलेगा? प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और प्रॉफिट तो टैक्स फ्री होता है क्योंकि फर्म दे चुकी है ना टैक्स उस पर। तो प्रॉफिट तो टैक्स फ्री होता है, प्रॉफिट का इसको कोई शेयर मिलने वाला जितना मिलेगा उस पर टैक्स देना नहीं है, और सैलरी इसको मिलेगी नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए भी डेट क्या होगी? 31 जुलाई। अगर डीड में जो आपकी पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है कि आप नॉन वर्किंग पार्टनर हो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं ऑडिट करवाने की। आपको तो जितना भी प्रॉफिट मिलेगा पूरा टैक्स फ्री वैसा ही है। तो गवर्नमेंट बोलती है नॉन वर्किंग पार्टनर को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करना है, और वर्किंग पार्टनर जिसको सैलरी मिलेगी उसको अपना 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे हम कौन से पार्टनर की बात कर रहे हैं? वर्किंग पार्टनर की बात कर रहे हैं, और अदर में नॉन वर्किंग आ जाएगा। तो हम एक बार फाइनल गो थ्रू कर लेते हैं। किस किस को रिटर्न भरना है? फर्म को और कंपनी को भरना ही है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। इंडिविजुअल को कब भरना है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इन सबको कब भरना है? जब उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम हो रही हो, यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। इन दोनों के अलावा, अच्छा अब ये 2.5 लाख भी कैसे कैलकुलेट होगा? आपके 80C वगैरह की जो सीरीज़ है चैप्टर 6A में, उसके पहले, और जो आपके कैपिटल गेन में एग्जम्पशन होते हैं उनके पहले अगर आपकी 2.5 लाख है इनकम तो आपको रिटर्न भरना है। इनको माइनस करने के बाद वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? उसके अलावा अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट आया है, आपने फॉरेन ट्रिप पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर आप रेसिडेंट है देश के लेकिन आपकी किसी दूसरे देश में असेट है, किसी एंटिटी में फाइनेंशियल होल्डिंग है, या फिर किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में आपका साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। कब तक करना है? कंपनी को और जिनका ऑडिट होता है उनको 31 अक्टूबर। कोई ऐसा वर्किंग पार्टनर है किसी फर्म में जिसको सैलरी मिल रही है, उसको भी 31 अक्टूबर। कोई आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट देनी है, उनके लिए 30 नवंबर। और बाकी सभी के लिए इंक्लूडिंग नॉन वर्किंग पार्टनर जिसको सैलरी नहीं मिलेगी, 31 जुलाई उनके लिए ड्यू डेट है रिटर्न भरने की। तो आई होप आपको इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको रिटर्न भरना है या नहीं भरना है, और अगर रिटर्न भरना भी है तो कब तक फाइल करना रहेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।